के एसएसटी के क्वेश्चन पेपर कर रहे थे। अब तक हमने 2010 और 11 के सेकंड ग्रेड के पेपर के इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन कर लिए हैं। अब उसी कड़ी में हम 2014 का जो सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था उसके इकोनॉमिक्स के जो 19 क्वेश्चन आए थे वो करेंगे। उनमें से फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान किसका है। तो इसमें जो ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र या केवल कृषि। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो है तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र जो है यानी सेवा क्षेत्र, ट्रेजरी जिसको बोलते हैं, उसका योगदान भारत की जीडीपी में सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय बैंक द्वारा अपनाई जाने वाली चयनित साख नियंत्रण विधि है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है बैंक दर में परिवर्तन, दूसरा है खुले बाजार की क्रियाएं, तीसरा है नगद आरक्षित अनुपात में परिवर्तन और चौथा है नैतिक दबाव। जो चयनित साख नियंत्रण की विधि है वो इसमें है नैतिक दबाव। 3 है विनिवेश का अर्थ है, इसके ऑप्शन है राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया, दूसरा है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को निजी क्षेत्र में बेचना, तीसरा है निवेश घटाना और चौथा है बचत बढ़ाना। तो इसमें जो भारत में विनिवेश यह भी माना जाता है, जो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम को निजी क्षेत्र में बेचना या उनके कुछ शेयर्स को बेच देना भी विनिवेश कहलाता है। तो इसका आंसर नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 4 है, कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब, ऑप्शन है सीमांत उपयोगिता शून्य हो तब, औसत उपयोगिता शून्य हो तब, सीमांत उपयोगिता अधिकतम हो तब या औसत उपयोगिता अधिकतम हो तब। तो इसमें जो हमारा आंसर रहेगा वो है सीमांत उपयोगिता शून्य हो तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी है, यानी कृषि क्षेत्र में जो पाई जाने वाली बेरोजगारी है वो हम सभी जानते हैं, वो होती है छिपी हुई बेरोजगारी, जिसको प्रच्छन्न बेरोजगारी भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विस्तृत मुद्रा का संबंध है। तो इसमें विस्तृत जो मुद्रा होती है, मुद्रा के 4 प्रकार बताए जाते हैं, उनमें से है 3 नंबर ऑप्शन M3 जो है विस्तृत मुद्रा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, तटस्थता वक्र पर 2 सामान्य वस्तुओं के मध्य प्रतिस्थापन की सीमांत दर होती है। सीमांत दर जो होती है, पहला ऑप्शन है स्थिर है, शून्य है, बढ़ती हुई या घटती हुई। तो इसमें जो हमारा आंसर है वो है 4 नंबर घटती हुई। कौन सा के 4 इसमें हमारा जो आंसर है वो है 4 नंबर घटती हुई। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से चक्रीय बेरोजगारी का प्रमुख कारण कौन सा है। चक्रीय बेरोजगारी का प्रमुख कारण इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, वस्तुओं और सेवाओं की मांग का अभाव हो जाना, दूसरा है कामगारों का देश के उन हिस्सों जहां काम उपलब्ध है जाने की अनिच्छा, तीसरा है कुशलता के अभाव के कारण व्यवसाय बदल जाने की नाकाबिलियत। क्वेश्चन 4 नंबर ऑप्शन है मजदूरों में रोजगार के अवसरों की जानकारी का अभाव। तो इसमें है चक्रीय बेरोजगारी का प्रमुख कारण है वस्तुओं और सेवाओं की मांग का अभाव हो जाता है, तब चक्रीय बेरोजगारी बढ़ती है। इसमें 1 नंबर आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि रिजर्व बैंक बैंक दर को बढ़ाता है और सरकारी प्रतिभूतियों को खुले बाजार में बेचता है तो इसका प्रभाव होगा। ऑप्शन है मुद्रा, ऑप्शन नंबर 1 है मुद्रा पूर्ति में वृद्धि होगी, दूसरा है साख की लागत में वृद्धि होगी,
मुद्रा पूर्ति में कमी होगी, साग की लागत में कमी होगी। तो इसमें सही कूट चुनना है। तो इसमें जो हमारा आंसर रहेगा वो है 1 नंबर, यानी आपका 2 और 3 जो है वो आंसर सही है। साग की लागत में वृद्धि होगी और मुद्रा की पूर्ति में कमी होगी। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, जीडीपी अपस्फीति कारक बराबर होता है, यानी जीडीपी अपस्फीति कारक बराबर होता है, वो होता है, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक दिख रहा है। जीडीपी अपस्फीति कारक होता है मौद्रिक जीडीपी डिवाइड बाय वास्तविक जीडीपी। तो इसमें जो आंसर होगा वो है 2 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय अनुमानित की जाती है, यानी किसके द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय को अनुमानित किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पहुंचा हुआ है। ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा इसको अनुमान लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि वास्तविक बेरोजगारी दर बेरोजगारी की प्राकृतिक दर से नीचे है तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि होगी, मजदूरी गिर जाएगी, बेरोजगारी की प्राकृतिक दर गिर जाएगी या वस्तुओं सेवाओं की मांग में कमी हो जाएगी। तो इसमें जो ऑप्शन में जो आंसर रहेगा वो है 1, मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि किसी वस्तु के लिए आय लोच ऋणात्मक हो तो वह वस्तु होती है सामान्य वस्तु, गिफिन वस्तु, घटिया वस्तु या विलासिता की वस्तु। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें आंसर रहेगा 3 नंबर, वो है घटिया वस्तु। क्वेश्चन नंबर 14 है, जब एक वस्तु की कीमत में कमी के कारण एक अन्य वस्तु की मांग में कमी आ जाए तब ये वस्तु होगी प्रतिस्थापन, घटिया, सामान्य या पूरक। तो इसमें जो आंसर है वो है प्रतिस्थापन, यानी जब एक वस्तु की कीमत में कमी के कारण अन्य वस्तु की मांग में भी कमी आ जाए तो वह वस्तु प्रतिस्थापन कहलाती है। 14 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, वर्तमान विदेशी व्यापार नीति किस अवधि के लिए प्रभावी है, यानी ये जब क्वेश्चन आया था उस समय जो विदेश नीति लागू थी उसके हिसाब से इसका जो आंसर होगा वो होगा 4 नंबर, 2009 से 2014। अभी जो विदेश नीति है वो 1 अप्रैल 2023 को लागू हुई थी और वो ही चल रही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, आर्थिक आयोजन का संबंध है। पहला है कर संग्रहण, चालू खाते के घाटे को नियंत्रित करना, तीसरा है राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करना, चौथा है संसाधनों का आवंटन। तो इसमें आंसर रहेगा आर्थिक आयोजन का संबंध है संसाधनों के आवंटन से। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना की औसत वार्षिक लक्षित वृद्धि दर कितनी है, यानी उस समय जो 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी उसकी औसत वार्षिक वृद्धि दर कितनी निश्चित की गई थी। तो उसमें जो की गई थी वो थी 8%, 8% निश्चित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, मांग वक्र उस समय रेक्टेंगुलर आयताकार हाइपरबोलो आकृति वाला होता है जबकि उस वस्तु की मांग की कीमत लोच होती है। तो इसमें जो आंसर रहेगा वो रहेगा 2 नंबर। आंसर क्या है? 2 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं है। तो इसमें है, पहला है गृहिणी द्वारा किए गए कार्य, विद्यालय में ट्यूशन फीस का भुगतान, गाना गाने हेतु दिया गया पारिश्रमिक या बिस्किट के विक्रय से प्राप्त आय। तो इसमें ट्यूशन जो
फीस का भुगतान किया जाता है उसको राष्ट्रीय मद में सम्मिलित नहीं किया जाता। तो ये थे हमारे 23 फरवरी 2014 का जो पेपर हुआ था उसमें पूछे गए क्वेश्चन। इसके बाद हम आगे करेंगे 2014 का जो इससे पहले जो पेपर हुआ था उसके इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद।